अस्सलाम वालेकुम सर। व्हाट्सएप आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है सर, वो अटेंडेंस का टाइम तो मैनेज कर दें इस क्लास के लिहाज से। अच्छा, मैं भी करता हूँ। असल में ना वो प्रीवियस चल रहा है रमज़ान वाला। अब वो न्यू तो ज़ाहिर सी बात है हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल है ना। तो फिर मैं अब करता हूँ उसको भी। 1 मिनट ठहरे। तो सिंग ऑफ द फाइनल जो है वो डेट शीट पता लगी कोई? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है अच्छा। सर। वैसे आपका पेपर उम्मीद यही है कि लास्ट ही होगा, क्योंकि जो फाइनल की डेट शीट है वो मिड वाली ही होती है, कोई एक पेपर चेंज हो अगर होता है तो। अच्छा। जी सर, क्योंकि जितनी भी पीछे हमारी डेट शीट्स गई है ना, वो सारी जो मिड में होती थी वही फाइनल में होती थी। हम्म। इस पे तो मेरा ख्याल है किसी ने अटेंडेंस लगा तो नहीं दी, नहीं लगाई मेरा ख्याल अभी नहीं है किसी ने। बट अच्छा, अब जो है ना जी आप लोग कर सकते हैं मार्क्स, ठीक इसको मार्क कर रहे हैं किसने करना है। तो बाकी जो है ना हम शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए जी, हम इसका रिलेशनशिप निकालना चाह रहे थे। बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, पहले तो ये पता होना कि क्या करने क्या जा रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो मैं जो प्रूफ करने जा रहा हूँ ना जी, वो मैं इस टाइम ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि आपके पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका जो बिहेवियर है ना जी, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी। और रिलेटिव परमिबिलिटी जो है इनकी वो ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह मैग्नेटिसेबिलिटी अगर आप बात करें तो वो भी ग्रेटर देन 1 हो। ये प्रूव करने के लिए जिस तरह हमने पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देखा, तो उसके अंदर कुछ इस तरह से था कि हमने ये चीज़ देखी थी कि वो लेस देन 1 आया था। अब मगर वो चीज़ नहीं है तो लिहाजा हम उसको नहीं देखें। खैर, मैंने कुछ इसमें आपके सामने कुछ थ्योरेटिकल वर्क शुरू किया हुआ था। देखो, थ्योरेटिकल वर्क समझने के लिए आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को समझना ज़रूरी है। वहाँ सिर्फ फ़र्क इतना था कि हम एनर्जी लेवल्स को लेते थे। यहाँ पर क्या है जी, नंबर ऑफ एटम्स की बात है और रेंज उसने फिक्स की हुई। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि हम लोग यहाँ पर जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं डी एन से। ठीक है, डी एन। अब ये डी एन क्या बता रहा है जी? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, डी एन तो जनाब ये हो गया। साथ वो ये कहता है कि भाई रेंज कितनी, किस रेंज में देखना चाह रहे हैं। तो वो रेंज हम लिख देते हैं W इज इक्वल टू, यानी W से आप देखना तो चाह रहे हैं ना जी, DW से। तो बेसिकली दो, जो डी जो है ये डिफरेंशियल, ये चेंज के मुतालिक बताता है। ये DW और DN बेसिकली हम इस चेंज को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके लिए फिर मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी और जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब कुछ सॉलिड के अंदर हो रहा है। ठीक है, और फिर मैंने ये कहा था आपसे कि ये इसका सेंटर है और सेंटर से क्या हो रहा है जी, मुख्तलिफ एंगल्स पे डायपोल मूवमेंट्स हैं।
हाँ जी, यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है इस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर ये था फिर कि हमने ये कहा था कि हमारे पास ये जो ग्रीन वाला है ना जी सिंबल, ये तो बी है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं। और इसमें ये जो आपको ब्लूइश एरो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट है। क्या कहते हैं इसको? डायपोल। और फिर हमने इसको समझने के लिए यहाँ पर ये कहा था कि आपके पास जो है ना जी मुख्तलिफ एरोज, ये बेसिकली शो कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को। जिस तरह यहाँ पर 1000 थे, इधर 2000, फिर 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। अब ये 1000 में बात क्यों हुई? क्योंकि आपको पता है हमने सॉलिड का एक यूनिट लिया, हमने कहा जी हम इस एक यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस लाए करती हैं सॉलिड के अंदर, तो उनको एट अ टाइम स्टडी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम ऐसे करते थे, हमने जैसे पहले कहा, हमने क्या किया, सिंपल हमने जनाब एक एक सॉलिड लिया, और सॉलिड के अंदर आपने जो कहा वो कुछ ये था कि जी सर ये हमारे पास, हमने इसको मुख्तलिफ पिक्चर्स में डिवाइड किया है। हमने कहा जी हम एक यूनिट ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने जनाब जो यूनिट ली वो हमारे पास जो थी वो ये वाली थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं ब्लू कर रहा हूँ। और हमने कहा इस ब्लू यूनिट के अंदर आपके पास कितने एटम है हमें ये भी नहीं पता, हमें तो पूरे सॉलिड का भी नहीं पता। तो हमने ये कहा, जिस तरह हम एवोगाड्रो करते थे ना, हम इस तरह करके हमने यहाँ पर एक ये बात की कि यार ठीक है, यहाँ पर जो है ना जी 10⁻23 एटम्स होंगे। अब ये एटम भी बहुत ज़्यादा है, 10⁻3। फिर हमने इसको n कह दिया था। इसी तरीके से अब ये देखें कि हमने एक यूनिट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस पे मुख्तलिफ एटम्स हैं। जो 2000 एटम है उनकी ओरिएंटेशन और है, जो 3000 है उनकी ओरिएंटेशन और है, जो 4000 है उनकी ओरिएंटेशन और है, 5000 की और है, 6 7 8 9। और बेसिकली ये एंगल बनाते हैं। एंगल किस किस के दरमियान बन रहा था आप जानते हैं? ये एंगल बन रहा है, 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 ये एंगल बन रहा है। अब हम करते क्या थे कि जब हम, अच्छा ठीक है वकास, तो अब याद कर, मुझे बाद में करवाना, असल में मुझे अब याद नहीं रहेगा इस टाइम। अच्छा, अब ये जो मुख्तलिफ एंगल्स पे बातचीत बन रही है, ठीक है, तो अब देखा ना, पॉइंट भूल गया जो मैं बात कर रहा था इस टाइम। चले, अच्छा क्या बात मैं कर, अच्छा मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस पे डायपोल मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे जो डायपोल मूवमेंट्स हैं, ये बेसिकली बी की डायरेक्शन में आनी चाहिए, ऑन दी अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। अच्छा, तो अब इतनी इतनी एनर्जी भी इनको चाहिए, ठीक है। अब 4000 एटम जो ओरिएंटेशन पे बैठे हैं, या 5000 देखा जाए, तो वो डायरेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इसको 90 का एंगल कवर करना पड़ेगा, तब ही ये अलाइन होगा। इसी तरीके से 6000 एटम्स जो हैं वो भी एक एंगल बना रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ एंगल पे है। तो इतनी इतनी एनर्जी हो तो ये एटम्स जो है ना फील्ड बी के अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब बी के अलाइन होने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जनाब वाला उनके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है मोशन है, काइनेटिक एनर्जी अगर उनके पास नहीं होगी तो मूव भी नहीं कर पाएंगे। खैर, जब काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी
तो इजीली वो क्या होगा जी, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। और जब वो बी के अलाइन होंगे तो वहाँ पर जाके आपके पास जो मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी है उसका इफेक्ट ख़त्म होगा और आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। तो ये अच्छा, अगर आपने कहना हो कि जी हम मटेरियल को फुल मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिमिट आपको बताई थी, वो हमने ली थी 0 से पाए। उसका मतलब आपके सामने है कि राउंड फुल राउंड कंप्लीशन होगी। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ब्लैक से बनाऊं तो आप देखें ये यहाँ से एटम चला और ये उसने पाए तक, पाए बेसिकली 180 होता है, 90 + 90 पाए। अली जैन बात समझ रहे हैं? रहमत राइम, यस सर। अंबर, अंबर फातिमा, कोई बात समझ में आ रही है? ऐसे बस क्लास में बैठे हैं सब लोग। सनाउल्लाह तुम्हें, शेरबानो, रुकैया, मुसर्रत, सिद्रा, यस यस सर। सर। ठीक है। जरशान तुम्हें तो कुछ समझ, पिछला लेक्चर तुमने लिया नहीं, अब तुम्हें क्या समझ आ रही है? ईशान गिल का भी यही हाल है। सर पिछला लेक्चर मैंने लिया था और अभी ये यस ज्वाइन सर। किया। अच्छा, तो खैर साथ साथ चले, नहीं आता तो दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ समझ ले यार, आपका ही फ़ायदा है, वरना मैं बता रहा हूँ कि ये अगर देखा जाए तो मैं कुछ ही अब यहाँ तुम्हें लेक्चर करवा के चला जाऊँ, फ़ायदा अगर तुम उसको समझो ही ना। ठीक है, ये थ्योरी मोस्टली कोई लोग नहीं करवाता, अक्सर लोग ये नहीं पढ़ाते, जस्ट उसका इफेक्ट समझा देते हैं कि वाई एम आर इज़ ग्रेटर देन या लेस देन 1। अक्सर लोग इस पे बात करके बस आगे चले जाते हैं, लेकिन आपके आउटलाइन में इसका प्रूफ है। अगर आप देखें कि भाई हाउ हम कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे हमने एक जो पहला किया था वो डायमैग्नेटिक के लिए था, तो आज हम देखेंगे कि ये इस तरह। बहरहाल ये 0 से पाए तक फिर हम क्या करते हैं, एक यूनिट को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने होल में सॉलिड का देखना है तो हम उसको इंटीग्रेट करते थे 0 से पाए तक, तभी हम उसका इफेक्ट देख सकेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं देख सकेंगे ना। तो खैर बहरहाल ये इस तरह से कुछ बात मैंने आपके साथ की थी, और फिर मैंने आपको कहा कि आप ये अपना स्टेटिस्टिकल के नोट्स खोलना, तो वहाँ आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो खैर उसके बाद जनाब अल्लाह जो सूरत हाल थी, कुछ मैंने लास्ट एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखा था वो कुछ ये था कि dn इज इक्वल टू सी ई के ऊपर एक्सपोनेंट में मैं ये लिख रहा हूँ m cos थीटा b डिवाइडेड बाई के बी टी। ठीक है जी। अच्छा, के बी टी के बाद अब एक्सपोनेंट ख़त्म हो गया, अब इसके साथ मैं लिख रहा हूँ एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब ये कहाँ से आया जी? ये आपको मैंने डिफरेंशिएशन करके दिखाई थी। किसकी डिफरेंशिएशन की थी? अभी लास्ट क्लास में जो मेरी मॉर्निंग वाली क्लास थी उसमें, अगर तो आपको याद हो तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाई थी इसकी, इस एक्सप्रेशन की, जहाँ पर और इधर बेसिकली क्या बनना था, डी ओमेगा फाइंड हमने किया था। तो ओमेगा कह दो इसको, बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, तो खाली ओमेगा का रिलेशन भी मैंने निकाला था, उसका डिफरेंशियल ले लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने रेड किया हुआ है। खैर ये जनाब मैंने रिलेशन लिखवाया था। अब यहाँ से अगर आप इसको ऐसे करें कि आपने यहाँ पर अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर आपने देखना हो कि भाई मैंने होल मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, तो आप उसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल। अब जब आप इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये n बन जाएगा, और n के साथ क्या होगा जी, ये c आ जाएगा। 0 से पाए वो लिमिट रही। ठीक है, आपको मैंने बताया कि 0 से पाए हमने क्यों लिया है, ठीक है, आप जानते हैं। फिर आगे वो ई आ गया, ई के ऊपर क्या था जी, एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय के बी टी, और साथ वही सारी हिस्ट्री चलेगी जी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। साथ क्या आएगा जी, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ से सिर्फ करा ये सी को सेपरेट कर लो, और अगर आपको सी को आप सेपरेट करें तो आप लिख सकते हैं कैसे बोला,
आप ऐसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू n 0 से पाई, ठीक है जी, ई एम बी cos थीटा डिवाइडेड बाय के टी, ठीक है, और साथ मैंने लिखा एम बी साइन थीटा और साथ डी थीटा। आप जानते हैं ये बात। ये मैंने सी को जस्ट सेपरेट किया और इसमें कोई बाकी एन ऊपर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब आप ये करें कि आप डी एन के अंदर अगेन ये वैल्यूज को पुट कर दें, और जैसे ही आप डी एन के अंदर, डी एन वाला क्या है आपका एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं डी एन आपका ये है जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो खैर जब आप इसको डी एन में पुट करेंगे तो डी एन में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, बोला बनेगी जनाब बोला ये डी एन इज इक्वल टू एन की जगह आप ये पुट कर देंगे जो वैल्यू आप एन की जगह रखी थी, ठीक है। क्यों ये वाली देन इसको जब आफ्टर करें इसको किस तरह पुट करेंगे, जब आइडिया देंगे कोई आप? सर किसको पुट करना है? यार देखो ना, डी एन के एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी को जस्ट सेपरेट किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सी सेपरेट कर लिया ना यहाँ से, ये जो इक्वेशन sir. है यहाँ से सी सेपरेट कर लिया, सी को सेपरेट करेंगे तो एन ऊपर आ जाएगा और बाकी होल टर्म नीचे चली जाएगी, ठीक है। और ये मैंने वो किया आपके सामने। अब डी एन के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। डी एन के अंदर जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ। सर डी एन इज इक्वल टू एन नहीं हो जाएगा सर, वो जो आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगी? ये कैंसिल वाला कहाँ पे करना चाह रही हैं आप? मुझे थोड़ा सा आइडिया देना कौन सा एक्सप्रेशन की बात आप कर रही हैं। बहरहाल मैं इसको लिखता हूँ ना, जो भी है मुझे आइडिया नहीं कौन पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है वो फिर बाद में मैं इसको लिख लूँ, फिर उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एम बी साइन थीटा साथ आ गया डी थीटा डिवाइडेड बाय 0 से पाए ई एम बी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय के बी टी, ठीक है। आगे शो नहीं हो रही। शो ही नहीं हो रही? जी सर सर हो नहीं रही हो है। रही। हो रही है जनाब विकास, तुम थोड़ा ज़रा अपना मामलात ज़रा चेक करो, तुमने क्या जी ओपन सर अब शो हुआ। हाँ। ठीक है जी, डी एन का एक्सप्रेशन ये बनता है या नहीं बनता, खुद इसको कर सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ उसके बाद। यस सर सर यही बिल्कुल ये बनता है। बनता है, ये कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये इंटीग्रल के साथ है, जो कि इंटेग्रल के नहीं है। साथ है, शाबाश, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होगा, ये जो पूछ रही थी मुझे पता नहीं मुसरत पूछ रही थी जो भी थी, बहरहाल यस यस सर, ये कैंसिल नहीं होगा। मैंने ऊपर समझा कि वो भी ऊपर भी टेंग्रल नहीं आ नहीं रहा है, नहीं, नहीं अब ऊपर नहीं आ रहा। यस सर समझ आ गई। ठीक है शेरबानो, क्लियर है ना, आगे चलें। अच्छा, अब जनाब क्या होगा, अब आप अगर थोड़ा सा आगे चलें तो क्या होगा कि हमें हमारे पास बेसिकली हमें इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम डी आई का नाम देंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट जो है वो क्या है कि हम डी आई, हाँ जी, इसमें से कैंसिल, इसमें से कुछ चीज़ होती है कैंसिल ऊपर नीचे। अबू बकर बैठे रहमत राइम, और इनमें से कोई बताए सर एम भी कैंसिल हो सकते हैं। ये जरा मुझे ठहरो, दिन के लोगों को जरा जगाने दो ना, थोड़े जरा सो रहे हैं इस टाइम। हमारे साथ तुम बैठे हो क्लास में, गायब हो? सर मैं इधर ही हूँ। अच्छा, तुम मुझे जरा ये बताओ वसीम अफजल और हमाद दोनों में से कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास एम बी है,
ये कैंसिल हो सकता है या नहीं? जो मैंने अभी ब्लैक के ऊपर लाइन फेरी है, ये क्या बन सकता है? सर ये इंटेग्रल में है और वो इंटेग्रल के बगैर है, तो सर कैंसिल आउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। नहीं होगा। और कोई? सर ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये हो कांस्टेंट है सकता है तो। सर जी। सर हो सकता है क्योंकि एंड पे डिफरेंशिएट नहीं है। सर जी जी ये विद रिस्पेक्ट टू मैं थीटा आपसे- और इंटीग्रेशन, इसलिए एम भी कांस्टेंट यहाँ पर एज इस्तेमाल होंगे। यार सिंपल ये है कि ये इंटेग्रल देख लेते हैं ना। ठीक है, इंटेग्रल देखो थीटा पे डिपेंड है। ठीक है, तो थीटा वाली टर्म तो कैंसिल ऑब्वियसली नहीं होगी ना। ठीक है, थीटा के विदाउट जितनी टर्म्स हैं उनको बाहर ले जाओ। मैंने एक्सप्रेशन एक स्टेप बेसिकली बचाया है। मैं वो बोर्ड जैसे बहुत छोटा है तो एक्सप्रेशन बड़ा है ना, तो मैं उसको सारा तो दोबारा नहीं लिख सकता। तो एम बी जो है ये इनका थीटा के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं इनको बाहर निकाल दूं एज अ कांस्टेंट, तो बाकी टर्म्स तो नहीं निकल सकती। देखो एक्सपोनेंट वाली टर्म के अंदर थीटा इन्वॉल्व है, तो एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है वो तो ऑब्वियसली वो कटिंग नहीं है। हालांकि हम उसको भी काट सकते हैं, लेकिन वो इस टाइम यहाँ पर नहीं कट सकती क्योंकि एक इंटेग्रल में है दूसरी नहीं है। और दूसरी बात ये थीटा डिपेंडेंट है दोनों, वो सॉल्व करने की हमें ज़रूरत है उनकी। तो एम बी बाहर निकालोगे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ जी, अब इशू है तो कि पूछे, चलें आगे। चलो यस इसका सर। इसका मतलब तुम सर जी इसमें ये इंटेग्रल वाले के साथ डी थीटा नहीं आना था। इंटेग्रल वाले के साथ दी थीटा में भी मैं मिस कर गया हूँ। जी यहाँ पे सर कह यहाँ पे कह रहे हो ना? जी सर आना है। जी सर हाँ यहाँ ये हो सकता है, मैंने इसलिए तो कह रहा हूँ जरा कान खोल के बैठो ताकि क्योंकि ये एक्सप्रेशन बड़े हैं और बोर्ड पे थोड़ा सा ना जरा छोटा है तो फिर कुछ चीज़ मिस हो जाती है। अच्छा अब जनाब आगे चलो, तो बेसिकली हमें इंटेंसिटी और मैग्नेटाइज से पता चलेगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मेरा बिहेवियर क्या रहा है। आया मेरा मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, मेरा सॉलिड मैग्नेटाइज हुआ है, नहीं हुआ, या हाईली मैग्नेटाइज हुआ है, या वीकली मैग्नेटाइज हुआ है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना जी, ये मुझे अगर देगा तो सिंपल और सिंपल मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे सकती है। आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेसिकली ये बताती है कि आपका, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया था, कि आपका जनाब वाला जो सॉलिड है मटेरियल है वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है नहीं हो सकता, सॉफ्ट होगा जो भी है। जैसे हमने दो सॉलिड्स की बात की थी, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल थे, एक हार्ड थे। तो ये इनका बेसिकली हमें कहाँ से आइडिया हुआ? हमें आइडिया ही मैग्नेटाइजेशन से हुआ, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें बताती है। ठीक है जी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी ताकि हमने जो प्रीवियस पढ़ा हुआ है तो वो आपको साथ साथ याद रहे। ठीक है, अब हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी का फार्मूला मैं, अगर आपको याद हो, मैं आपको लिखवा चुका हूँ। और वो मैंने ऊपर, अच्छा अब हम एक और चीज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स है ना, जिसको हमने n कहा हुआ है। ठीक है, 10⁻23 को हमने n के इक्वल किया था। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पिछली क्लास में मेरा ख्याल लिखवाया था। अगर मैं अगेन यहाँ लिखूँ साइड पे तो आप देख सकते हैं कि वो क्या था। देखिए वो बेसिकली था डी आई इज इक्वल टू एम कॉस थीटा और डी एन। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में अगर आप देखें तो वही फार्मूला अगर हम अगेन यूज करें तो क्या बनेगा? देखो डी आई इज इक्वल टू, हाँ, डी आई इज इक्वल टू एम एन, ठीक है, ई एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय के बी टी। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, डिवाइडेड बाय 0 से पाए ई एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय के बी टी। ठीक है, आगे आएगा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब आपके पास क्या है? हमारे पास ऑलरेडी ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैं दोबारा इंटीग्रेट नहीं करूँगा,
क्योंकि इसको पहले इंटीग्रेशन पहले हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं फॉर होल यूनिट। अब होल यूनिट के लिए कैसा होगा, होल यूनिट की बात हो रही है, एक एटम की बात अब नहीं हो रही। जब मैं होल यूनिट की बात करूंगा तो ये एम एन को बाहर निकाल दूंगा ऊपर वाले टर्म में, बाकी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, और जो आपकी जो टर्म लिखी हुई है ना नीचे, वो दोबारा दोबारा इंटीग्रेशन नहीं होती, वो ऑलरेडी पहले हम उसको एक्सप्रेशन को मोल्ड करके लिख चुके हैं। लिहाजा अब आपको पता है कि जब होल यूनिट की मैग्नेटाइजेशन देखनी हो तो हम क्या करेंगे कि 0 से पाई पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी मतलब ये है, ये जो एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से पाई तक। क्यों करूंगा जी? क्योंकि मैंने उस पूरे मटेरियल, उस पूरे सॉलिड की मटेरियल की उसको फुली मैग्नेटाइज करना है। फुली मैग्नेटाइज करने के लिए क्या था जी, मैंने यहाँ बना के भी दिखाया था, देखो हम के 0 से पाई तक उसको मैग्नेटाइज करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये राउंड ट्रिप नज़र आ रहा होगा अंदर आपको ब्लैक सा, ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन है। देखें जैसे ही वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे यानी ऑपोजिट होंगी, वहाँ पे जाके एक राउंड उसका कंप्लीट होगा, और वो आपको पता है 90 + 90 जो है 180 होता है, और 180 जो होता है वो पाई होता है। जी मुसरत परवीन, बात क्लियर है ना? सिदरा और जी सर। रहमत राइम भी गायब है मेरा ख्याल। तैयब इकबाल आए हैं? यस सर। तैयब इकबाल, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होते जो खुशाब जारी होते हैं बसेज, और वो कोई पूछता है हाँ जी जोर से पीछे बैठ, हाँ जी आए हुए हैं हम, तो तुम कहीं सफर तो नहीं कर रहे किसी बस में बैठ के? नहीं सर जी। अच्छा, तो बहरहाल जी अबू बकर सिद्दीक, तुम कान जरा खोल के सुनो सारी चीजों को, बाद में तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम नहीं बताया तुम्हारी खैर कोई नहीं फिर। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर, तो देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को अब अगेन यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, आई इज इक्वल टू, क्योंकि अब इंटीग्रेशन लगा दी है ना इसलिए अब डी आई नहीं आया, ठीक है, अब आई आया। एम एन बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, 0 से पाई ई एम बी डिवाइडेड बाय के टी कॉस थीटा, बल्कि ऊपर ही कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ इसका होल एक्सप्रेशन लिखूंगा, और होल एक्सप्रेशन तुम लोग जानते हो क्या है जी, साथ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये तो ऊपर वाली टर्म हो गई, ये नीचे वाली टर्म है उसको अगर मैं लिखूं, वो ऑलरेडी मेरी सेम चलेगी, मैं उसको दोबारा इंटीग्रेशन में नहीं लाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेट है, और उस वैल्यू को मैंने कब लिखा था, जब मैंने सी और एन की वैल्यू को लिखा था। तो क्या हुआ जी, ई एम बी कॉस थीटा के टी साइन थीटा डी थीटा, और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है। मोस्टली बुक्स में इसके बाद वो सॉल्व नहीं करता, बल्कि करता ही नहीं, चाहे वाव की बुक देख लो, चाहे किटल की बुक देख लो, जो मर्जी तुम्हारा दिल करे, उमर की देख लो, नहीं सॉल्व करता। इसके बाद वो आंसर लिखेगा, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बता दूं, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें मैं आपको करवा देता हूं। देखिए यहाँ पे आप करेंगे लेट, और लेट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप कहते हैं एम बी डिवाइडेड बाई के टी इज इक्वल टू एक्स, आप इसको एक्स लिख लेते हैं, और x के साथ साथ आप यहाँ पर लिख लेते हैं जी cos थीटा इज इक्वल टू टी, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पर, वो ये है कि इसके बाद आप ये भी लिख लेते हैं, आपको पता है कि एम एन जो है वो आई एस के इक्वल है। अच्छा, तो अब अगर तुम इस एक्सप्रेशन को लिखो तो जस्ट सपोजिशन है और कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा जी, आई इज इक्वल टू आई एस, ठीक है। अच्छा, लिमिट वाला क्या है, 1 से -1 से +1 चलेगी, क्योंकि cos थीटा तुम्हें ये पता है कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, cos 1 जो होता है वो 0 होता है, cos पाई जो होता है क्या होता है जी, cos पाई -1, यस सर। cos पाई -1, ठीक है। इसकी लिमिट सेट कर लो यहाँ से -1 to +1,
ई आगे ठीक है, और सपोजिशन करके पुट करते जाओ, एक्स टी बन जाएगा और ये बन जाएगा जी माइनस डी टी। नीचे वाली टर्म पे भी देखो तो -1 से +1, ठीक है, ई एक्स टी माइनस डी टी, ये एक्सप्रेशन बनेगा आफ्टर पुटिंग, ठीक है। अच्छा, आफ्टर पुटिंग जब ये बनेगा तो माइनस माइनस ऊपर भी माइनस आ रहा है, नीचे भी माइनस आ रहा है। तुम पुट करके देखो ना सब लोग इसको, क्या पुट करनी है, सपोजिशन नीचे लिखी है, लेट करके सब आसान बनाओ, इंटीग्रल सॉल्व करना है इसलिए। तो ये माइनस जो है ना जी, इसको खत्म करने के लिए लिमिट को रिवर्स कर, जब मैं इस माइनस को खत्म करूंगा तो लिमिट रिवर्स हो जाएंगी। अब मैं लिखूंगा आई से हाई एस, अब होगा जी +1 से -1 ई एक्स टी, ठीक है, और साथ फिर क्या आया उसके dt हाँ डी टी आ गया खाली, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा जी, ई एक्स टी और साथ क्या आ गया, डी टी आ गया, सिंपल। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ है यार, वो मिस कर गया हूँ, जी सर, वो तुम कुछ लोग भी मिसिंग खाली है। बैठे होगे, यहाँ पर टी आएगा। जी सर, वैसे तो ये कैंसिल हो रहे थे, ये पहले हाँ, किए हुए हैं हमने। नहीं वो देखो मिस होगी, तुमने बोले ही नहीं, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ से बाहर ऐसे ही बैठो। अच्छा, अब ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा, तो जब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूँगा तो क्या बनेगा जी आप, अच्छा आई के नीचे आई एस को ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मेरे पास क्या था, ई एक्स टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये बन जाएगा -1 से -1। फिर आपको पता है इंटीग्रेशन के बाद ब्रैकेट आती थी, ब्रैकेट में पहले हम उसको डिफरेंशिएट करते थे और फिर अगेन उस टर्म को इंटीग्रेट, अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद हो तो आपको पता है कि d डिवाइडेड बाय डी टी और t की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो आप देखिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद e एक्स टी डिवाइडेड बाय x और डी टी आ गया, ठीक है जी। अब मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा, हाँ इसके बाद नीचे वाली टर्म भी तो कोई होगी, ठीक है, वो ऐसे चलेगी साथ, ई एक्स टी डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि टी बाय टी का आपको पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के साथ जो टर्म वो नीचे डिवाइड में आ जाती है, आप लोग ये जानते हैं, 1 से -1। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक क्लियर है। वसीम अब्दुल, बात समझ रहे हो? जी सर। जी तो सर, इसमें ये डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकता था। कैंसिल कहाँ भला? नहीं सर, वो t की वजह से सर कैंसिल इस नहीं हो तरह से सकता। हमने किया था पहले एक न्यूमेरिकल। ये कैंसिल तो नहीं होगा ना, ऊपर टी है। जी सर, ये कुछ उसी तरह नजर आ रहा है जैसे हमने प्लाज्मा में डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ी थी, तो उसमें फिर वो कैंसिल हो जाते थे। अच्छा, इसको आगे चलते हैं ना। अच्छा जी, तो अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो देखिए आपके पास अब क्या बनेगा जी, इसके बाद आपके पास आप जैसे इसकी वैल्यू उसको अंदर पुट करें और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और आपका एक्सप्रेशन कुछ ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, ब्रैकेट ई एक्स, बल्कि ऐसे करें 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें आफ्टर पुटिंग लिमिट्स।
2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। लिख लें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। खैर अब 2 से अप डाउन दोनों। आफ्टर दैट क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाय x ऐसे ही रहा और यहाँ पे ये बन गया cos हाइपरबोला x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और साथ आया साइन हाइपरबोला x और नीचे भी कुछ आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 2 डिवाइडेड बाय x। असल मेरा निचली टर्म मैं भूल गया हूँ यार लिखनी। ठीक है तो ये बनेगी साइन हाइपरबोला x। इस तक जरा पहुंचे जल्दी से, फिर आगे मैं चलता हूँ। निचली टर्म जरा इसको एंटर कर लो, एक दफा लिख लो ना सारा, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि ये अब यहाँ तक पहुँच गए होंगे। इसके बाद ना क्लास को नई चीज़ नहीं है। देखें इसके बाद सिंपल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टर्म बनेगी वो कोई बनती है कॉट या इस तरह से कोई, अगर आप बनाना चाहें 1 minus cot hyperbola सर x1। नहीं, ये जो टर्म है ये क्या बनेगी, i डिवाइडेड बाय आई एस इज इक्वल टू, अब लिखो कॉट हाइपरबोला x जी cot सर hyperbola x minus 1। माइनस 1 तो नहीं ना, x नहीं आएगा इसके नीचे, जी सर एक्स आएगा। दोनों में से x x कॉमन करके x आएगा ना यार। जी सर वो एक्स स्क्वायर है, एक जी एक्स सर, कट जाएगा। एक जगह स्क्वायर है वो x आएगा। अच्छा जी, तो खैर जनाब इसमें जो सीन है ये आपके सामने मैंने रख दिया। इसको आफ्टर कैलकुलेशन अगर बॉयज से तो आई थिंक हो गया है, गर्ल्स से नहीं हुआ तो गर्ल्स पूछ लें, किसी से हुआ है गर्ल्स में से अभी तक? हालांकि मैंने सारा करवा दिया, आप मुझे सिंपलीफाई करके लिखना है और कुछ भी नहीं, या तो ये ना आपको मैं देता तो आप यस सर हो गया है। अच्छा तो अब जनाब अगर आप इसका ग्राफ देखें ना जी, तो ग्राफ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्राफ अगर आप इसका इस टर्म का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें जो मैंने यहाँ स्केयर पे लिखी है, तो आप कैसे बनाते हैं बोला, देखें सर ये सेशन खत्म होने वाला है। खत्म हो गया। चलो अगले से बनाता हूँ मैं इसको।